लास्ट क्लास जो कुछ भी किए थे उसमें दिक्कत, डाउट, कस्ट, तो जितना भी फॉर्मूला डिराइव किए थे फिर आप लास्ट क्लास में सबको याद रखना पड़ता है। सबको तो हम नहीं बोले थे, हम बोले थे कि सिर्फ ऊपर वाला केस याद रखो जो जनरल केस था। ठीक है, बाकी सबको उससे डिराइव कर सकते हो तो अच्छा बात है। और दूसरा जो है, इन इलास्टिक कोलिजन वाले में सेम मास वाला याद रख सकते हो। बाकी जो ऊपर वाला है हम तो वही सजेस्ट करते हैं कि एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा। जो हम लोग V1 निकाले थे, क्या आया था बोलो, जनरल केस का, सारे केस के लिए V1 क्या आया था बोलो। देखो कैसे लिखना था, V1 लिख रहे थे तो यहाँ पे आया था M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे U1, यही था। बीच में प्लस, फिर यहाँ पे 1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। किसी भी केस के लिए ये है, बाकी जो छोटा छोटा केस था वो तुम याद कर सकते हो। B2 के लिए अब तुम लोग बोलो क्या लिखेंगे। माइनस EM1U2 by M1 plus M2 M2 माइनस EM1U2 U2 बाई M1 प्लस plus M M2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 1 प्लस plus EM1U1 M1 प्लस M2। सिमिलर है, बाकी जितना भी था हम लोग इसी से तो रिलेट करे थे। बाकी जितना भी था सब हम लोग इसी से किए थे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल केस है, इसको याद रखो, बाकी सब हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ऐसा दे रखा है, इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये 2 kg का है, ये 4 kg का है। दे रहा है कि ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन ये इधर, ये इधर, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये पता नहीं किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, फाइंड, भी फाइंड करना है कि क्या होगा, ई फाइंड करना है कि क्या होगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, फोर्थ फिफ्थ। हो गया क्या?
तो थोड़ा टाइम और। पहला तो आसान है, फर्स्ट में क्या 1। करना है? हाँ ठीक है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कर देना है। यहाँ से अगर हम देखें तो इनिशियली 0 दिख रहा है क्या? 1 ठीक P1 है, इनिशियल क्या दिख रहा है? पी इनिशियल 0 दिख रहा है। 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 जो होगा इक्वल होगा -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वी। इधर तो 0 हो गया, वी दिख रहा है ये 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड भी आ गया होगा। सर एक बार ऊपर कीजिए ना, इक्वल टू 1। आ गया, और ऊपर। पता सर एक कल वाला है कि आज का है? अच्छा आज ही का है। कल क्लास से था। ई आ गया, कितना आ रहा है? इक्वल टू 1। ई भी 1 आ रहा है। कह सकते हैं डायरेक्टली भी कि देखो वेलोसिटी जो हो रहा है एक्सचेंज हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी इसको, इसका वेलोसिटी इसको, एक्सचेंज हो गया है। ये कब होता था? इलास्टिक कोलिजन में, तो ई का वैल्यू 1 आएगा। दूसरा हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे भी निकालो, ई का वैल्यू 1 आएगा। थर्ड, जे ऑफ डिफॉर्मेशन अगर हम निकालेंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम ही होता है। किसी भी एक के लिए रख लो, हम m1 के लिए रखे तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे इसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमको पता करना सर जरूरी है। हाफ ना होगा ना ई। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 3 है, अप्रोच 6 है। वेलोसिटी तो एक्सचेंज हो जा रहा है तो 1 ना आना चाहिए। सर V1 है तो फिर 1 + 2 3 और 4 + 2 6, तो 3/6 हाफ। 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 ही आ रहा है, आंसर भी यही दे रखा है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा सर इक्वल मास नहीं है। सेम मास रहता तब होता। ठीक है, अलग अलग मास है, तो यहाँ से हमको ई अगर लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं v1 माइनस v2, तो -2 -1 अपॉन यहाँ पे आता है u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2 जो लिखो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 3/6 यानी कि 1/2। ये हमको मॉड में ही लेना होता है। ये आ गया होगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग को एक कॉमन वेलोसिटी से जब चलेगा वो पता करना पड़ेगा।
दोनों एक साथ रेस्ट पे आ जाएगा। उसके लिए हम लोग दो दो मेथड देखे थे। एक तो सेंटर ऑफ मास, देखो तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा VCM अगर लिखेंगे तो क्या जीरो दिख रहा है सबको, यानी कि जब दोनों टकराया होगा तो एक स्थिति में उसका भी जब रेस्ट में आया होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन होता है तो दोनों बॉडी सेंटर ऑफ मास के स्पीड से ही चला था। हम लोग स्प्रिंग वाले केस में ये किए थे, याद है। तो VCM जीरो है तो यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन में इसका जो वेलोसिटी होगा जीरो होगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हम मोमेंटम वाला करे थे कि पहले जस्ट कोलिजन से पहले यानी कि 2 × 4 माइनस 4 × 2 इक्वल टू होगा m1 + n2 2 + 4 × v। इससे अगर निकाल रहे हैं तो v जीरो आ रहा है। तो दोनों से अगर निकाल रहे हैं तो ये जो है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर कंप्रेशन, जो भी हो। मैक्सिमम डिफॉर्म जब हुआ होगा तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी रहता है, और वो जो कॉमन वेलोसिटी है इस केस में जीरो आ रहा है। तो अगर हमको ये डिफॉर्मेशन निकालना है तो हम किसी भी एक मास के लिए रखेंगे, तो 2 वाले के लिए रखे तो 2 फाइनल है जीरो, इनिशियल है 4, तो यह आ जाएगा -8 न्यूटन क्या है kg/s या न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। इस बात में कोई दिक्कत? फोर्थ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? 24। 24 कैसे निकालेंगे? जब कॉमन वेलोसिटी रहेगा तब तक कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जितना भी होगा वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय ही। तो फाइनल जो है जीरो है, इनिशियली कितना है 1/2 × 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 4 × 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 16 + 8 24 जो। ठीक है, और फिफ्थ तो फिर से हम डिफॉर्मेशन का निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी किसी का भी पता है, जे रिफॉर्मेशन लिखेंगे तो 2 वाले के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ रहा है तो -0 यानी कि 4, -2 में आया था ना, तो यह माइनस आएगा, -4 kg/s। किसी को किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो पूछ लो। कोई भी? आदित्य? तो एक बार फिफ्थ वाला फिर से समझाइए ना। फिफ्थ वाले में हम लोग इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन देख रहे थे। तो हम लोग को इसमें क्या देखना है कि जब पार्टिकल जो है, हम लोग एक केस डिस्कस करे थे, ये इधर U1 से जा रहा है या U2 से जा रहा है। तो ये चलते चलते एक समय आएगा जब किसी सेम स्पीड से जाएगा, फिर ये V1 और V2 से जाने लगेगा। तो हमको इस कंडीशन और इस कंडीशन में देखे थे तो ये आया था डिफॉर्मेशन का केस, और इन दोनों केस को अगर डिस्कस करते हैं तो ये आया था रिफॉर्मेशन का केस। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ मास m1 के लिए ही देख रहे हैं। तो m1 जो है पहले जीरो स्पीड से था, तो हम p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखेंगे। तो p फाइनल जो है इधर की तरफ -2 मीटर/सेकंड था, तो p फाइनल 2 × -2, और इनिशियली स्पीड जीरो था क्योंकि v अभी हम निकाले थे जीरो है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जीरो होगा, तो यहाँ से -4 kg/s आ जाएगा, क्योंकि j बराबर क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम, और इसका डायरेक्शन जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही जे का डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक, ऐसा ऐसा ही एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। दो मास से इसका भी m है, ये भी m है, इसको हम v वेलोसिटी से फेंक दिए। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जा रहा है,
ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी अच्छा लिखा है कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, आफ्टर कोलिजन के बाद जो भी ओरिजिनल था इसका इनिशियल जो था उसका 3/4 वैल्यू ही बच रहा है, यानी बाकी लॉस हो जा रहा है। देन फाइंड ई। 1/√2। ठीक है, HCV का क्वेश्चन अभी बना रहे थे। सबका आ गया। कैसे करेंगे? बोलो। काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालेंगे, फिर एक मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर ई का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सोचो कि यहाँ पे ये जो था u1 का वैल्यू कितना दे रखा है, v है, u2 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर हमको यहाँ से v1 निकालना है और यहाँ से v2 निकालना है तो v1 का वैल्यू क्या होगा, तो आता है हमारा m1 यानी v है बाई m1 प्लस m2। सब मास सेम है तो हम इसको कर ले रहे हैं, और चूंकि u2 0 है तो इधर तो 0 रहेगा। ठीक है, v2 अगर लिखेंगे तो ये वाला टर्म 0 रहेगा, प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस ई इंटू एम यू एम भी, जो ऊपर लिखे हैं फॉर्मूला उसी से लिख रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर है? v/2 और ये आ जा रहा है 1 प्लस ई बाई v/2। कैसे लिखे, किसी कोई दिक्कत? u2 जो है 0 है तो इधर यहाँ वाला ये टर्म 0, यहाँ वाला ये टर्म 0, 1 प्लस ई m1 भी बाई m1 प्लस m2 होता है। मास सेम है तो ऐसा लिख लिए। अब ये चीज पता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली देखो तो हमारा हाफ एम भी स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो है इसका 3/4 ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि हमको मिल जा रहा है 3/8 एम बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये चीज हमको फाइनल पता है, ये चीज इनिशियल पता है, और फाइनली जो है हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हम लिख सकते हैं हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये तो हाफ m कॉमन ही है, यहाँ से देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है तो v²/4 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, So 1/√2. हाँ ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से आ रहा है 3/8, 1 जो है इक्वल टू 2 है, तो 3/8 एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको दिख रहा है ये आ रहा है 2 प्लस 2e स्क्वायर।
8 mv², 8 गया, यहाँ से दिख रहा है 1 = 2 e², तो e = आ जाएगा 1/2। ठीक है, बाकी कैसे भी करो तुम्हारे ऊपर है। किसी को इसमें दिक्कत नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये जो भी था वो सारे के सारे जो था हेड ऑन कोलिजन था। अब है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक मतलब क्या होता है? सीधा किसी सीधी टक्कर। एंगल पे। हाँ, सीधा सीधी टक्कर नहीं होगा, किसी एंगल पे टक्कर होगा। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा बॉल है, यहाँ से अगर हम किसी बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसा आएगा और इधर की तरफ जाएगा, और हम जानते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी कि एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। हो सकता है या फिर नहीं देगा तो अल्फा भी हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी। ठीक है, अगर इलास्टिक रहता है तो दोनों एंगल बराबर होता है, अगर इलास्टिक नहीं होगा तो एंगल अलग अलग होगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट जो है प्लेन मिरर से टकराता है या मिरर से, तो वहां भी बोलते हैं कि जो लाइट का टक्कर है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, और इलास्टिक नेचर मानते हैं इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर मानते हैं। खैर, वो सब अलग बात है। तो ये आएगा इधर की तरफ चला जाएगा, किसी स्पीड u से फेंके थे, किसी स्पीड v से जाएगा। तो ऐसा जब कोलिजन हो, यानी कि किसी न किसी एंगल पे कोलिजन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे कि ऑब्लिक कोलिजन है। हो सकता है कि एक बॉल ऐसा सीधा जा रहा था, ठीक है, और दूसरा बॉल जो है इधर आ रहा था। आफ्टर कोलिजन होगा तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो हो सकता है कोलिजन के बाद इधर जाए या इधर जाए, कहीं और जाए, यानी कि जो इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन था इसका ये था, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था ये था, और बाद का कुछ और होगा। तो ऐसे को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन बोले थे, यानी कि डायरेक्शन अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलग किसी डायरेक्शन में अगर कोलिजन हो रहा है तो ऑब्लिक कोलिजन, हाँ, ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन की ओबिक कोलिजन। ऑब्लिक, अच्छा, एल तो है नहीं। हाँ, ये तो ऑब्लिक होता है, LIQE। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन ऐसा चीजें होगी। तो हम लोग पहले ऐसा केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें एक बॉडी जो होगा फिक्स होगा, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों बॉडी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना रहता है नहीं, जो करना है हम क्वेश्चन से ही हम लोग समझ लेंगे। ऐसा ये हमारा सरफेस है, ये इसका मास m है, इसको हम इधर की तरफ u वेलोसिटी से फेंके हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि ये एंगल थीटा है और ये इधर कहीं से जा रहा है किसी स्पीड, ये एंगल फाई, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर जो भी है। ठीक है, ये भी है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला सवाल यही है कि मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं। बोलो। करा सकते होंगे। करा सकते होंगे मतलब कर दीजिए सर कंजर्व, क्या? कर दीजिए कंजर्व। कर दें? यस सर। क्यों कर काम सकते हैं? कैसे चलेगा? हाँ, काम कैसे चलेगा मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे तो? कर तो सकते हैं लेकिन कैसे, बताओ। जो देखो, फोर्स लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स ही लग रहा है, और वो हाँ भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। उस समय जो हाँ, नेट तो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन जस्ट बिफोर और आफ्टर द कोलिजन करेंगे बस। हाँ,
ठीक है, चलो देखो, अगर हम इधर की तरफ u ले रखे हैं, इस एंगल को अगर थीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पे इधर ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और वो एंगल थीटा होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी इधर की तरफ क्या होगा, u cos थीटा, और इधर की तरफ होगा u sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये बॉल गया इधर की तरफ, हम भी माने हैं, तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई ही होगा, ये एंगल भी फाई होगा। तो इसका अगर हम कंपोनेंट लें, तो इधर की तरफ लेंगे तो ये लिखेंगे v cos फाई, और इधर की तरफ लेंगे तो v sin फाई। इतना में किसी कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, तो इसको और इसको कंसिडर करते हैं हम सिर्फ जब बॉल जो है यहाँ वाल से टकराया है, तो इस पे जो भी नॉर्मल लगा होगा इसी डायरेक्शन में नॉर्मल लगा होगा, इम्पल्सिव ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस बात में किसी को कोई दिक्कत कि नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगा होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या लगता है, जिस भी सरफेस को हम देखते हैं तो उसके परपेंडिकुलरली ही लगता है, तो इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि ये जो नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अब अगर हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल इधर है, इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमको फिलहाल ये सरफेस हम स्मूथ माने हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो तो जीरो है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट कोई चेंज करने आया होगा क्या, कौन चेंज करेगा, नहीं कोई कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस फोर्स अलोंग पैरेलल टू सरफेस, फोर्स पैरेलल टू सरफेस का अगर हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स पैरेलल टू सरफेस जीरो है, यानी कि वेलोसिटी पैरेलल टू सरफेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि u sin थीटा को हम v sin फाई लिख सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से मिला, इतना बात में किसी को कोई कष्ट दिक्कत, तो नॉर्मल किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर, यानी जो हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, यानी कि, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन का बात करें तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम कैन बी, जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, क्योंकि ये जो इम्पल्स लग रहा है छोटे समय के लिए दोनों पे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा होगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, तो लिखेंगे एम यू कॉस थीटा जो होगा वो एम भी साइन फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो एम एम को काट सकते हैं, तो यहाँ से दूसरा चीज मिल गया कि यू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस फाई आएगा, कॉस फाई आएगा, ये सेकंड। ठीक है, तो ये चीज हमको दिख रहा है, ये दो इक्वेशन, दोनों का मास तो बदल नहीं जाएगा कोलिजन के बाद। बॉल था अगर 1 kg का, तो आफ्टर कोलिजन भी उसका वेट 1 kg ही रहेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में ये दो काम कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम क्या किए हैं, तो पहला काम हम पैरेलल टू द जो प्लेन लिए हैं, जिस भी प्लेन के, उसके अलोंग का वेलोसिटी चेंज करने कोई नहीं आ रहा है। अगर फिलहाल कोई नहीं आ रहा है तो उसको हम बराबर मान सकते हैं। दूसरा, जो हमारा नॉर्मल है वो इम्पल्सिव है, एक दूसरे पे लगा होगा, तो हम वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, तो एम यू कॉस थीटा इक्वल टू एम बी कॉस फाई होगा। अब जो हम फार्मूला ई का लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट हैवी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ई लगाना चाहेंगे तो ई इक्वल टू जो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो हम यूज कर सकते हैं अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी परपेंडिकुलर
टू प्लेन के अलोंग हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, अगर प्लेन है तो, नहीं तो अगर दो बॉडी रहा तो उसमें भी नॉर्मल के अलोंग करेंगे। अलोंग नॉर्मल लिख देते हैं कि जनरल हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल लगेगा हमारा बॉडी पे उसके अलोंग हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो जो हमारा यहाँ पे अगर लिखते हैं u2 और u1 तो उसमें तो एक टर्म तो खत्म ही हो जा रहा है, v2 भी 0 और u2 भी 0, तो इसलिए हमको सिर्फ ये दो इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। अगर देखो कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो v और u जो दोनों होते सेम होते, थीटा भी सेम आ जाता। अगर इन इलास्टिक है तो v चेंज होगा तो थीटा और फाई भी अलग अलग होंगे। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसी केस को हम लोग इसी चीज में केसेस पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कुछ भी दिया रहे तो हम कर सकते हैं। e इक्वल टू अगर 1 होता तो क्या होता, बोलो। इसी वाले केस के लिए, ऊपर वाले केस के लिए ही, कि अगर e इक्वल टू 1 होता तो क्या होता। v equals to u, theta equals to 5। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? e इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन होगा इसका मतलब क्या हो कि जितने एंगल पे आया था उतने ही एंगल पे जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू फाई के बराबर होगा। थीटा फाई के बराबर होगा, यू जो होगा वो वी के बराबर होगा, क्योंकि दूसरा बॉडी बहुत हैवी है तो अपने ही वेलोसिटी से जाएगा। सेम वैसा ही कि बॉल को अगर 10 मीटर पर सेकंड से गिराए थे तो ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। तो इसी तरीके से इधर हम किसी एंगल पे लाए हैं तो इसका वर्टिकल वाला तो चेंज होगा नहीं। देख लो कैसे, कि अगर हम यहाँ पे ऐसे गिराए हैं, मान लेते हैं कि इधर आया 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितने ले ले, 37 डिग्री। ठीक है, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, बोलो। इधर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, इधर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन अगर देखेंगे तो आफ्टर कोलिजन इधर वाला कंपोनेंट तो कुछ चेंज होगा नहीं, और हम देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ चेंज होता नहीं है, जितने से गिरा उतने से ही जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यानी कि इसका इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, यानी कि ये फिर से एंगल 37 डिग्री ही होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इस चीज से बोल सकते हैं कि ये दोनों केस होगा। बात समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल लिए इस चीज को समझाने के लिए कि अगर E1 रहता है तो हम देखे थे कि ऐसा अगर वर्टिकल केस होता है तो जितने स्पीड से वो आया उतने ही स्पीड से चला जाता है टकराने के बाद। तो अगर अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा है तो इसका दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाले में तो ऐसे भी कुछ अभी चेंज नहीं हो रहा है और इधर वाला भी चेंज नहीं हुआ, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी एंगल में भी कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड, ई अगर 0 रहा तो ये हमको भी नहीं पता है क्या होगा, बोलो क्या होगा इस थोड़ा नीचे सेकंड करिए केस। ना। और हाँ थोड़ा और। सर एक बात पूछना था सर, वो v cos phi से ऊपर जा रहा है मतलब y डायरेक्शन में, और u cos थीटा से उसको अप्रोच किया था, तो फिर दोनों वेलोसिटी तो इक्वल आ गया यहाँ जनरल पे केस में भी। यस सर। कहाँ ये एंगल थीटा है, ये फाई है, सेम कैसे आया? तो सर जो था y डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों का, तो वो तो सेम आ गया y डायरेक्शन में। सेम कैसे आएगा? u cos थीटा था इसका y डायरेक्शन में, और फिर ये हाँ बाउंस इधर, किया v cos phi से, तो ये भी तो उतना ही है।
तो भी यू के बराबर है क्या? मतलब वाई डायरेक्शन में तो इक्वल आ गया ना, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे भी इक्वल आ गया था ऊपर में। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लिखे हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, तब भी तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है। यू कॉस थीटा, इधर से भी कॉस थीटा, कॉस फाई। अगर ये v का वैल्यू तो अलग होगा तो फाई का भी वैल्यू अलग होगा। चेंज इन मोमेंटम, हाँ तो वाई डायरेक्शन में सेम आ रहा है, इधर भी सेम, तो चेंज होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि है, हम एक जनरल केस ले रखे हैं तो भी लिखे हैं, ठीक है। अभी जो तुम बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो कि यू कॉस थीटा इतना नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेते तब लिखते, तब ज़्यादा सही रहता है कि भी का वैल्यू जो हम यहाँ पे लिए हैं खुद से कुछ वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है। इधर भी आएगा v sin फाइव, तो यहाँ e का कुछ वैल्यू आएगा हमारा। e वाला टर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? cos फाई बाई यू cos थीटा इक्वल्स टू ई। ठीक है। इस डायरेक्शन वाला भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम u sin थीटा इक्वल टू v sin फाइव थोड़ी लिख सकते हैं। कैसे? ये वाला तो ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में e का वैल्यू लिखेंगे तो e को हम लिख सकते हैं क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी क्या आ जाएगा v cos फाइव बाई u cos थीटा, यही आएगा। यानी कि v cos फाइव इक्वल टू e u cos फाइव आएगा, cos थीटा आएगा, ठीक है। ये चीज आएगा। ये वाला कहीं कुछ गड़बड़ करे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल, यहाँ पे एक बॉडी को क्या माने हैं कि हम रेस्ट पे माने हैं, तो दोनों का कंबाइंड जो है, जो भी है इधर की तरफ नॉर्मल लगा है, तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इस केस में ये नहीं लगा सकते हैं। हाँ, बाकी अगर दोनों बॉडी मूव कर रहा होता तब लगा सकते थे। थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, एन लग रहा है। हाँ, यानी कि बॉडी पे अगर हम देख रहे हैं तो एन लग रहा है ऑन बॉडी। जैसे अगर देख रहे हैं तो एन जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सिर्फ बॉडी का देख रहे हैं, दूसरा हैवी है। अगर दोनों मान लेते हैं कि मूव करता है तो दोनों के लिए हम कर सकते थे, लेकिन अगर एक ही बॉडी है और एक बॉडी ही मूव करा रहे, एक हैवी है, तो एन नॉट जीरो है, यानी कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है, हैव एक्सटर्नल फोर्स along परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके अलोंग पी डेल्टा पी जो है नॉट जीरो होगा, यानी पी इनिशियल माइनस पी फाइनल जो होगा इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जा रहा होगा। बात क्लियर है? यानी कि इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और v cos फाइव, यानी कि यहाँ से हम e के वैल्यू लगा रहे हैं तो ये चीज आ जाएगा, यानी v cos फाइव इक्वल टू u cos थीटा। अब ठीक है,
तो यहाँ से अगर केसेस डिस्कस करें तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो थीटा फाई के बराबर आ रहा है, यू भी के बराबर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई अगर 0 है तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाके चिपक जाएगा, तो कुछ होगा क्या बताओ। ये सरफेस था, इसको ऐसा फेंके, ये आके यहीं पे पड़ गया, ऐसा ही केस होगा। और इस वाले केस में अगर देख रहे हैं तो लिख सकते हैं, जो हमारा ऊपर इक्वेशन आया है उसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि u साइन थीटा इक्वल टू v साइन फाई आएगा, और e u cos थीटा इक्वल टू v cos फाई आएगा। ये दोनों इक्वेशंस मिल रहे हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। सो दोनों डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्या डिवाइड डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा रह ही जाएगा ना, थीटा रह जाएगा। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, ये मिलेगा क्या। ठीक है, एंगल का हमको जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ u और v का मैग्नीट्यूड के लिए अगर देख रहे हैं तब के लिए। सर आरएचएस में तो हो जाएगा, एलएचएस में हो पाएगा? अच्छा, साइन थीटा रह जा रहा है, हाँ। यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, यही आएगा। हाँ ठीक है, इधर तो ये 1 हो गया, इधर ये बच जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं हम u अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आ रहा है कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेना। दूसरा अगर हम डिवाइड करेंगे, और 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? क्या चीज, 1 प्लस ई उधर मतलब कि और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं शायद, कैलकुलेट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा हूँ, हमको समझ नहीं आ रहा, बोलो फिर से। ई अरे स्क्वायर वो बोला कि अरे इस 1 cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक एक करके बोला, हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा ही सुनाई दे रहा है। वो बोल रहे प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा करे फिर cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले। मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को बोल रहे हो क्या कुछ रखने के लिए। सर ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर मतलब बोलना चाह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग को जो रिलेशन पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 उसको यूज करके। अच्छा, अरे आगे जो भी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूज करके तुम जैसे कर सकते हो वैसे करना, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को वो यही पुट कर रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले, यही ना। कुछ भी कर सकते हो, आगे वो तुम्हारे ऊपर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तब भी कुछ कुछ होगा, अब कर करके देख लेना, ठीक है। बाकी हमारा मेन है कि ये दो इक्वेशंस आएगा, इस दो इक्वेशन को जैसे मन वैसे सॉल्व करो, ये एक हम तरीका सॉल्व कर दिए हैं। दूसरा अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जा रहा है tan थीटा बाई ई इक्वल टू tan ऑफ फाई। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमको फाई पूछा जाए तो हम बता सकें कि ये होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई ई। क्लियर है।
ये बता सकते हैं, हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशन लिखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ से अगर थीटा पता हो तो u साइन थीटा और v साइन फाई से भी साइन फाई को हम निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम फाई लिखते, अगर u और v पता हो तो हम इसको लिख सकते थे u साइन थीटा साइन इनवर्स u साइन थीटा बाई v। ठीक है, अब तुम जहां से मन वहां से सॉल्व कर सकते हो। इस वाले केस में हमको यू वी का जरूरत नहीं पड़ा है, सिर्फ एंगल से ही काम चल जा रहा है और ई से ही काम चल जा रहा है। इस वाले केस में यू वी का और थीटा तीनों का जरूरत पड़ा है। तो तुमको जो अच्छा लगे उससे करो, जो चीज मिल जाए उससे करो। हाँ, ज्यादा मेथड अगर हमको पता होता है तो यही चीज होता है कि हो सकता है किसी काम को करने में हम आसानी से कर लेते। ठीक है, घर से अगर स्कूल जाना है, 4 5 10 रास्ते पते हो तो कुछ शॉर्टकट भी होगा, कुछ लॉन्ग भी होगा। तो जो जिससे हमको अच्छा लगेगा उससे जाएंगे। बाजार घूमने का मन रहेगा तो उससे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से हम इसको फेंके हैं, ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, फाइंड v। आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, एक बार इलास्टिक कोलिजन है, एक बार इक्वल टू 1/2। सर इलास्टिक है ना? दोनों केस के लिए है, E=1 और E=1/2। से एक बार ऊपर जाइए ना। हो गया। यस सर। आ गया क्या? E=1 के लिए क्या आएगा? 10। देखो, इसमें अगर हम इधर की तरफ वेलोसिटी लें, ये 10 मीटर पर सेकंड से ये था, इधर की तरफ कितना हो जाएगा बोलो? ये 53, तो ये भी 53। इधर 10 cos, यानी कि इधर 6 मीटर पर सेकंड आएगा, इधर नहीं 53 6, ठीक है 8 मीटर पर सेकंड आएगा, ये आएगा। सर 10। फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। 10। हाँ। सेकंड केस में 5। सेकेंड केस में देखो कि सेकेंड केस में आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन अगर बात करें तो इधर की तरफ तो 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 1/e है, यानी कि e टाइम्स घट जाएगा, यानी कि 6/2 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। सर रूट 73।
तो v कितना हो जाएगा सेकंड केस में, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 9 रूट 73 मीटर पर सेकंड। किसी भी चीज को अगर हम इधर गिरा रहे हैं, ई अगर है तो ऊपर कितने से जाएगा, अगर यू से गिरा रहे हैं तो ई इंटू यू से जाता है, क्योंकि इसका मास तो बहुत है। ई बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी बाई यू, तो वी इजकल टू क्या आएगा, ई इंटू यू। ध्यान से देखो तो यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, ये ई यू कॉस थीटा यानी कि वर्टिकल में यू कॉस थीटा है और ये भी कॉस फाई है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो ऐसे हम कर सकते थे बिना ऐसा करके। बात समझ आया ये वाला कि और किसी को दिक्कत है, बोलो। ज्योत्सना, समझ आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड रेंज ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल इफ ई इज इक्वल टू 1/, सेकंड प्रोजेक्टाइल कह रहा है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, ये बात सबको क्लियर है कि एक बार फेंके हैं तो ये ऐसा गया होगा, यहाँ आके टकराया होगा, टकरा के फिर से गया होगा, तो हमको ये रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम इसमें यही पूछे हैं। क्वेश्चन में तुमको यहाँ से भी डिस्टेंस फाइंड करने दे सकता है, तो हम फिलहाल सिर्फ पूछे हैं यही बताओ। ठीक है, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, आर। आप खुद से क्वेश्चन बनाए है ना? मतलब क्वेश्चन तो था, डेटा अपने से दिए हैं, क्यों क्या हुआ? बहुत सुंदर आंसर आ रहा है। अच्छा, नहीं बन जाना चाहिए आसानी से, भले फ्रैक्शन में आएगा वो अलग बात है। देखते हैं, यहाँ से अगर हम इसका वेलोसिटी लिखे इधर तो ये क्या आएगा, 50 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5, यानी क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इधर कितना हो जाएगा 50, यानी कि 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ टकराता है तो हम जानते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन का अगर हम बात करें यानी कि जस्ट कोलिजन से पहले, तो इधर की तरफ होगा 40 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ होगा 30 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर कोलिजन का बात करेंगे, जब जा रहा होगा तो इधर होगा 40 मीटर पर सेकेंड और ऊपर हमको मिलेगा ई इंटू 30। बात समझ आया, ई इंटू 30 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। इतना बात में क्लियर है? यानी कि अगर यहाँ से ये हम फेंके हैं तो इसका, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो सर इसमें 130 साइन साइन 74। साइन कहाँ से आ जाएगा, ये देखो यहाँ से इधर ये 15 मीटर पर सेकेंड ऐसा आ रहा है हमको। इतना बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, हमको अगर ये r निकालना है तो r का फॉर्मूला 2ux uy/z आया करता था, आता था। तो लिख सकते हैं 2 इंटू 15 इंटू 40/10। कहाँ खतरनाक आ रहा है, यस सर, मेरा ही गलती था। 30 3 12 120 आ रहा है क्या, 15 चौके 60, ठीक है 120 मीटर। थर्ड टाइम पूछता हाँ तब भी बता सकते थे, फोर्थ टाइम पूछता तब भी बता सकते थे, इसमें कोई दिक्कत बोलो। और यहाँ पे एंगल क्यों फाइंड करना, जब यू एक्स और वाई आया था, ये किस काम के लिए हम लोग निकाले थे, कॉपी भरने के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, सर फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। क्या
चलो तुम फ्रिक्शन बोल रहे हो तो फ्रिक्शन लगा लो। ये कितने देर के लिए वहां कोलाइड करा है? और जब सीरियसली ले लिया। हाँ, और जब कोलाइड करा है, जब पार्टिकल कोलाइड किया है तो समय मूव कर रहा था क्या? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, बोलो प्रियांश। जब कोलाइड करा तो जैसे हम दीवार पे मारे इसको, तो जैसे चलो चलने वक्त हम लोग पे फ्रिक्शन कितना लगता है? बोलते तो हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हैं, फ्रिक्शन लगा है। तो हम चलते नहीं, और जब चलते तो ग्राउंड में नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जो भी रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगता ही है, वर्क डन उसके कारण जीरो होता है। टोटल हम लोग जब देखते हैं तो वर्क डन बोले थे कि जब चलते हैं तो जीरो लगता है, लेकिन जो हमारा फ्रिक्शन लगता है वो तो लगेगा ही। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो फ्रिक्शनल सरफेस रखेंगे तो जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो लगेगा, और वो भी इम्पल्सिव ही होगा। ठीक है, तो अगर हम उस फ्रिक्शन जीरो आता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जब हम चलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं तब जीरो आता है, हमेशा हाँ, जीरो नहीं आता है। वही पूछ रहा था। हम वॉकिंग का बता रहे थे ना। ठीक 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 सॉरी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जब यहाँ हम सरफेस को रफ कहते तो नॉर्मल तो लग रहा है इम्पल्सिव, तो फ्रिक्शन भी जो लगेगा वो इम्पल्सिव ही लगेगा। ठीक है, और उस केस में इधर वाला जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वो भी चेंज होगा। ठीक है, अगर लगाया तो, लेकिन 90% केसेस में फ्रिक्शन का सवाल नहीं देता है, तो उसका उतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिया तो और भी कंडीशंस हमको मिला रहेगा जिसकी वजह से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, करो। ये एक प्लेट है, यानी प्लेटफॉर्म है। ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ एक बॉल है, इधर की तरफ हम इसको फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद स्पीड ऑफ द बॉल क्या होगा? E 1/2। आ गया? √397। √397। हाँ ठीक है। इसका अगर देखेंगे तो इधर की तरफ कितना आ जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। यस सर, √397। यही आ रहा है। आफ्टर कोलिजन का अगर देखेंगे तो क्या आएगा, इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ऊपर हमको कितना मिलेगा बोलो? 14। 14।
हेलो। हाँ 14। 14 आ रहा है, तो 14 से 397 कैसे आ जाएगा? 14 नहीं होगा, आंसर तो √397 है। ठीक है, तो इधर 6 है तो इधर 14 होगा, तो कहाँ से आएगा? 14 का तो 196 आता है, कुछ और आना चाहिए। क्या आएगा बताओ? 19। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 18, ये सेपरेशन हो जाएगा v-10, दोनों का हाफ कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। E=1/2 यूज कर ले रहे हैं। मान लेते हैं इधर अगर v होता तो क्या लिखेंगे? v-10/18, तो v आ जा रहा है 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो इधर आ जा रहा है 19 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये दो मिल गया, तो वेलोसिटी लिख लेंगे √6² प्लस 19 का स्क्वायर। क्लियर है? और एक चीज, अगर हम इधर की तरफ 6 मान चुके हैं, तो इस डायरेक्शन में जो भी चीजें हम लोग पहले पढ़े थे हेड ऑन कोलिजन वाला, वो सब हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन के केस में हम जो पढ़े थे उसको यहाँ डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर सकते हैं वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स के लिए, यानी कि जो कंपोनेंट्स इधर की तरफ हो। ठीक है, ऐसा एक वाल दे रखा है, और यहाँ से हम किसी एक दूरी से ऐसे एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड पे, और ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, ई जो है वो 1/2 ही है। कितना डिस्टेंस लें? कोलाइड सेट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड कर रहा है, तो फाइंड, यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्शन हो है, तो डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट वेयर इट ड्रॉप। ठीक है, जहाँ पे गिरेगा उसका डिस्टेंस प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना होगा ये हमको बताना है। सवाल क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो ठीक है, क्लियर है तो सब पूरा क्लियर करो इसका। टू 40। ऊपर वाले का 240 आ रहा है, देख लेते हैं। इधर की तरफ इसका स्पीड कितना आ जाएगा? cos 37 यानी 4/5 80 मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, जब यहाँ टकराएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ तो हॉरिजेंटली ही टकराएगा। यस सर। कितने स्पीड से? 80 मीटर पर सेकंड से। जब वापस जाएगा तो e 1/2 है, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से जाएगा। और 6 सेकंड टाइम था तो फिर 240 से। तो यहाँ से इधर कहीं गिरेगा, तो ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं हम लोग, s। और ये जो है वो r/2 होगा। तो हमारा जो s आएगा वो कितना आ जा रहा है बताओ? ये h हमको मिल जाएगा। कैलकुलेशन है इसमें, फाइंड कर लोगे? यस। फोन किसका बज रहा है? इस पे कौन है? अच्छा तब से इसी में गाना बज रहा था। हाँ, कब से फोन इधर कर रहा है, अब क्लास चल रहा था। हो जाएगा, अब बताओ। प्रोजेक्टाइल है, बस कोलिजन का काम यही खत्म है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, हो जाएगा। सॉल्व कर लेना। हमको यहाँ से r/2 माइनस इस पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि ऐसा इंक्लाइन दे रखा है, इसको 20 मीटर से रिलीज कर रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन e 1/2 है, स्पीड क्या होगा? ठीक है, हम सिर्फ स्पीड पूछ रहे हैं, हो सकता है रेंज भी पूछ ले, क्वेश्चंस में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले। आफ्टर कोलिजन बताओ क्या होगा? जस्ट कोलिजन से पहले √2gh होता है, तो √2 इंटू 20 इंटू 10, यानी कि जो u होगा इतना होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 220 मीटर पर सेकेंड। ये इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल हमारा 37 डिग्री होगा। ये क्या है भाई? तो बिजी है तभी तो नहीं उठा। ठीक है, इधर 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं 20 cos 37। cos 37 4/5, तो 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इधर की तरफ हो जाएगा 3/5, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिफोर कोलिजन का है। आफ्टर कोलिजन का अगर हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? आफ्टर कोलिजन का लिखेंगे तो इधर तो 12 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इस डायरेक्शन में जो हमारा हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट यहीं पे हम बनाएंगे तो बात समझ में आ रहा है? तो जो वेलोसिटी हो, स्पीड पूछा है, तो स्पीड हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर ऐसा सिचुएशन है, यहाँ से हम नॉर्मली 8 है, इधर की तरफ 20 है, तो रेंज भी पूछा जा सकता है। इस केस में डाउन द इंक्लाइन प्लेन रेंज भी निकाला जा सकता है कुछ। सर आप क्या लिखे हैं सर फाइंड के बाद? स्पीड, फाइंड आउट स्पीड। फाइंड आउट। हाँ, फाइंड एंड स्पीड लग। आउट है, आउट। ठीक है, कोलिजन के बाद स्पीड पता करना है। और चाहे तो ऐसा स्पीड अगर मिल गया तो हम यहाँ से रेंज भी पूछ सकते थे क्या आता? ऐसा कोलाइड करता, ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो करता, तो रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? जी का करते, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला लेते, और इसको रेंज के लिए लेते। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करके आराम से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत? नो सर।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं कि कोलाइड कर रहा है तो क्या होगा। अब हमारा है कि हो सकता है कि दोनों बॉडीज जो हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तक तो हम देख रहे थे कि एक ही बॉडी मूव कर रहा था। अब हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉडीज क्या हो, मूव कर रहे हैं। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो एक बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ रखा हुआ है और एक दूसरा जो बॉडी है ऐसा है, दोनों का रेडियस आर है। ठीक है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। इसको हम इधर की तरफ वेलोसिटी v से फेंकें तो आफ्टर कोलिजन कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या क्या होगा, पॉसिबिलिटी और डिस्कस करना है, करो। यानी कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे चेंज होगा। उड़ ठीक है, जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये हमारा एक है, जब कोलाइड करा होगा जस्ट ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, यानी कि जो हमारा लाइन ऑफ कोलिजन यानी नॉर्मल फोर्स जो लगा होगा, क्या इसी के अलोंग लगा होगा, बोलो। यस दोनों सर। सेंटर्स को जो मिलाएंगे नॉर्मल फोर्स इसी के अलोंग लगा होगा। यानी कि जो वेलोसिटी दे रखा है तो हमको इसका दो कंपोनेंट्स कर लेने हैं। अगर इधर की तरफ भी है तो हम ये एंगल थीटा पता कर सकते हैं, कैसे, तो ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस r है। तो ये थीटा हमको यहाँ दिख रहा है कि साइन थीटा इजकल टू r/2r, यानी कि 1/2, यानी कि थीटा इस केस में हमको 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, खैर अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि थीटा है तो इधर की तरफ जो हमारा वेलोसिटी आएगा वो आएगा v cos थीटा और इधर की तरफ आएगा v sin थीटा ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट बिफोर कोलिजन। ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के तुरंत पहले ऐसा सिचुएशन आएगा। अगर कोलिजन के जस्ट बाद का हम सिचुएशन देखें तो हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ये हमारा था, इससे जो परपेंडिकुलर था v sin थीटा, इसको तो कोई चेंज नहीं कर रहा है तो इसका वेलोसिटी यही रहेगा। और इधर वाले में हो सकता है कि इसका स्पीड कुछ v1 आ जाए और इसका स्पीड कुछ v2 आ जाए। बात समझ आ रहा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर जो था, यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला वेलोसिटी था वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस डायरेक्शन वाला चेंज हो जाएगा। और इस डायरेक्शन के लिए यानी कि अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए अब हम जो भी चीजें हेड ऑन के लिए पढ़े थे वो सारा चीज यूज कर सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम जो फॉर्मूला पढ़े थे वो यूज कर सकते हैं, यानी कि इजकल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि वेलोसिटी और ये सारे चीज जो होने चाहिए अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होने चाहिए। बात क्लियर है। ठीक है, यानी कि इस चीज को हम लगाए थे, यानी कि हम इस लाइन के अलोंग ही हम जो भी फॉर्मूले डिराइव करे थे वो सब चीज भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम भी साइन थीटा को भूल जाएं तो ये सारा कुछ क्या सिमिलर हो रहा है, जैसा हम लोग केसेस देखे थे वैसा ही सेम टू सेम हो रहा है। तो इस केस में हम लोग वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। और तुम तो लोग का ऊपर करिए ना। सिलेबस लगभग खत्म हो गया है इस चैप्टर का, मतलब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है आधे घंटे का, वो है वेरिएबल मास सिस्टम। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास से रोटेशन शुरू करेंगे। ठीक है, हो गया।
यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसको कर लो। इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दोनों का रेडियस आर ही ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ई है 1/3। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद सबका वेलोसिटी क्या होगा वो चीज बताना है। दोनों का मास m ही है, सेम है। V1 0 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। V2 कितना आ जा रहा है? √3। V2 √3 आ जा रहा है। फॉर्मूला मेरा पुट करना है, ये आ जाएगा √3 मीटर पर सेकंड, जो भी आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करे होगे तो सही। तो हमको यहाँ पे क्या किए हैं, हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो भी चीज पढ़े हैं उसको लगा रहे हैं। तो अब हम फाइनली देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये हमारा लाइन था,
यानी कि बॉल जो है इसका इधर की तरफ वेलोसिटी तो हो जा रहा है 0, यानी कि इसका सिर्फ इधर की तरफ मिल रहा है, वो मिल रहा है 4 sin 30 डिग्री यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाले का इधर की तरफ 2 sin 30 भी दिख रहा है यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड इधर तो है ही। ये +√3 आया या -√3? प्लस आया है, इधर की तरफ हो जाएगा √3 मीटर यस पर सर, सेकेंड। तो हमको दोनों का वेलोसिटी दिख रहा है। इक्वल वेलोसिटी दोनों का, बात समझ आ रहा है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इधर भी इसका शायद 2 ही आ जाएगा, 3 + 1, ठीक है 2 ही आ जाएगा, दोनों का इक्वल आ जा रहा है मैग्नीट्यूड में। तो ऐसे से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और फिर हम लोग वही वेरिएबल मास सिस्टम देखेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम अगर हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे सबका मिला जुला कर, मिसलेनियस क्वेश्चंस। और उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग रोटेशन शुरू करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करेंगे, ठीक है? सर ठीक। रोटेशन बड़ा चैप्टर है कि ये वाला बड़ा चैप्टर है? रोटेशन में भी बहुत कुछ है, लगभग वो भी 12-13 लेक्चर चला ही जाएगा। 11th में सबसे बड़ा चैप्टर मान के चलो रोटेशन ही माना जाता है, ठीक है? उसके बाद सब छोटा छोटा है। हाँ, सब लगभग छोटा छोटा ही है, ठीक है क्लास फिर। 11 में बस मैकेनिक्स ही है और कुछ नहीं है? मैकेनिक्स है, हीट है, थर्मोडाइनमिक्स वही सब, और एसएसएम ये सब तो मैकेनिक्स ही कहलाएगा। वेव्स, फ्लूइड क्लास है। 12 में मैकेनिक्स नहीं है? नहीं, क्लास 12th में देखो, जब भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो फिजिक्स है, यानी कि जो मैक्रो? हम, हाँ मैक्रो, और जो 12th में पढ़ेंगे वो माइक्रो फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है? नहीं, उसमें हमको दिखेगा नहीं कुछ भी। अभी तो हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी चल रहा है, ये रोटेट हो रहा है, जो भी चीजें देख, ठीक है? ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू